14 साल पहले जापान में एक 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। फिरौती मांगी गई, लेकिन बची सिर्फ उसकी लाश। पुलिस ने इस केस का नाम रखा 64। गुनहगार आज तक नहीं मिला। और आज मैं तुम्हें यही रहस्यमयी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें छिपा है पुलिस की नाकामी से भी बड़ा सच, और एक ऐसा राज जिसे दबाने के लिए पूरी व्यवस्था मिली हुई थी। साल 2002 जापान के एक प्रांत की पुलिस डिपार्टमेंट की दीवारों के पीछे नौकरशाही राजनीति और छिपे हुए सच की एक भारी दुनिया बसी हुई है। और इस दुनिया के बीच खड़ा है योशिनोबु मिकामी। मिकामी कभी पुलिस का तेज तर्रार क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर हुआ करता था। उसके हाथों ने कई केस सुलझाए, कई अपराधियों को जेल भिजवाया, लेकिन अब वह सीधे सीधे अपराध जांच में नहीं है। उसे प्रेस रिलेशन ऑफिसर बना दिया गया। मतलब उसका काम है मीडिया से डील करना, पत्रकारों के सवालों का जवाब देना और पुलिस की इमेज को संभालना। बाहर से देखने पर यह सम्मानजनक पोस्ट लगती है, लेकिन अंदर से ये नौकरी बोझिल और तनाव भरी है। मिकामी की निजी जिंदगी भी उतनी ही उथल पुथल से भरी है। उसकी पत्नी मिनाको चुप चुप रहती है, क्योंकि दोनों का दिल टूट चुका है। उनकी बेटी आयुमी, एक किशोर लड़की, कुछ समय पहले गायब हो गई थी। वह घर से बाहर निकली और कभी वापस नहीं लौटी। उसका कोई सुराग नहीं। जिंदा है या मर गई इसका कुछ पता नहीं। एक माँ बाप के लिए ये सबसे बड़ा दुख है, और इस दुख ने उनके रिश्ते पर भी बोझ डाल दिया है। मिकामी हर दिन ऑफिस जाता, पत्रकारों से लड़ता है, पुलिस के बड़े अफसरों की सियासत झेलता है, लेकिन अंदर से वह टूटा हुआ इंसान है। उसकी आंखों के सामने हमेशा आयुमी का चेहरा घूमता है। इसी बीच पुलिस डिपार्टमेंट में एक पुराना केस फिर से चर्चा में आता है। वो केस है 64। साल 1989। ये साल जापानी कैलेंडर के हिसाब से शोवा युग का 64वां साल था, इसलिए इस केस का नाम पड़ा 64। उस साल एक 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण हुआ। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगी। पुलिस ने केस पर काम किया, लेकिन हर प्रयास नाकाम हुआ। पैसों की डील गड़बड़ा गई और आखिर में बच्ची की लाश मिली। उस केस ने पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। लोगों ने कहा इतने बड़े पुलिस डिपार्टमेंट के होते हुए भी अपराधी भाग निकला। मीडिया ने इसे बार बार छापा और जनता का भरोसा हिल गया। वक्त बीत गया, 14 साल गुजर गए, लेकिन 64 केस अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। 2002 में 64 की बरसी नज़दीक है। मीडिया फिर से शोर मचा रहा है। पत्रकार चाहते हैं कि पुलिस पुराने रिकॉर्ड खोले, परिवार से मिले और सबको बताए कि 14 साल बाद भी पुलिस हार मानने वाली नहीं है। मिकामी की नौकरी और मुश्किल हो जाती है। प्रेस ऑफिसर होने के नाते उसे पत्रकारों से भिड़ना पड़ता है। पत्रकार बार बार दबाव डालते हैं। क्या पुलिस सचमुच सच बताना चाहती है या सब कुछ छुपा रही है? दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर के बड़े अफसर चाहते हैं कि मीडिया पर काबू रखा जाए ताकि इमेज खराब ना हो। मिकामी बीच में फंस जाता है। एक तरफ पत्रकारों का गुस्सा, दूसरी तरफ अपने बॉस का आदेश। ऑफिस के बाहर मिकामी का घर चुप्पियों से भरा हुआ है। उसकी पत्नी मिनाको अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी बेटी आयुमी की गायब होने की घटना ने सब कुछ बदल दिया। मिकामी अक्सर सोचता है, क्या मैं एक अच्छा पिता नहीं था? क्या मैंने कभी आयुमी की फीलिंग्स समझी ही नहीं? अगर उस दिन मैं उससे बात करता तो शायद वह घर छोड़ कर न जाती। ये दर्द उसके हर फैसले पर भारी पड़ता है, और यही दर्द 64 केस के साथ भी जुड़ने लगता है, क्योंकि दोनों में एक समानता है। एक बच्ची खो गई और पुलिस असफल रही। बरसी से पहले पुलिस तय करती है कि वह पुराने केस पर एक औपचारिक बयान देंगे। मिकामी को आदेश मिलता है वह खुद जाकर 64 केस के पीड़ित परिवार से मिले। मिकामी जब उस घर पर पहुंचता है तो उसका दिल दहल उठता है। उस परिवार के चेहरे पर वही गहरी उदासी, वही गुस्सा, वही खालीपन है जैसा उसके अपने घर में है। पीड़ित पिता ने पुलिस से सिर्फ यही कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की, तुमने हमें धोखा दिया। मिकामी को झटका लगता है। क्या सचमुच पुलिस ने कुछ छुपाया था? क्या उस समय की इन्वेस्टिगेशन में कोई ब्लंडर हुआ था? मिकामी धीरे धीरे नोटिस करता है कि केस से जुड़े रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है। कुछ फाइल्स गायब हैं, कुछ कॉल रिकॉर्ड्स पूरी तरह से मैच नहीं करते, और उस वक्त के अफसर आज भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मिकामी की क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। उसे लगता है कहीं ना कहीं कोई बड़ा सच दबा हुआ है जिसे पब्लिक से छिपाया गया है। लेकिन जैसे ही वह सवाल पूछता, उसके सीनियर्स नाराज हो जाते और कहते, मिकामी तुम्हारा काम प्रेस को संभालना है, जांच करना नहीं, ज़्यादा टांग मत अड़ाओ।
लेकिन मिकामी का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, अगर मेरी अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या मैं पुलिस की इस चुप्पी को माफ़ कर पाता। अब मिकामी दो मोर्चों पर फंस चुका है। मीडिया जो हर रोज़ सच जानना चाहता है, पुलिस हेडक्वार्टर जो चाहता है कि सच दबा रहे, और तीसरा मोर्चा उसकी अंदरूनी लड़ाई जहां वह अपनी बेटी के दर्द को झेल रहा है। धीरे धीरे कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां ये साफ दिखने लगता है 6-4 केस सिर्फ एक फेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं था, उसके पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जिसे अगर बाहर लाया गया तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नींव हिल जाएगी। मिकामी अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसके सामने फाइलें पड़ी थी, पत्रकारों की शिकायतें, प्रेस रिलीज की ड्राफ्ट्स, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घूम रही थी, 6-4 केस की गड़बड़ी। उसने महसूस किया था कि इस केस के रिकॉर्ड पूरे नहीं हैं, कुछ चीज़ें जानबूझकर हटाई गई हैं, और अब उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। पुलिस और मीडिया के बीच का रिश्ता हमेशा से तनावपूर्ण रहा था। पत्रकार चाहते थे कि पुलिस पूरी तरह पारदर्शी हो, लेकिन पुलिस अफसर चाहते थे कि सिर्फ वही बातें बाहर जाएं जो उनके इमेज के लिए सही हो। मिकामी इस खींचतानी का सबसे बड़ा शिकार था। ऑफिस के बाद जब वह घर लौटता तो और भी भारी माहौल उसका इंतजार करता। उसकी पत्नी मिनाको हर वक्त खामोश रहती। दोनों के बीच पहले जैसी बातचीत अब शायद ही होती। आयुमी की याद उन दोनों के बीच दीवार बन चुकी थी। कभी कभी मिकामी को लगता कि मिनाको उसे ही दोष देती है और सोचती होगी तुम पुलिस वाले हो लेकिन अपनी ही बेटी को नहीं बचा पाए। ये वाक्य उसके कानों में गूंजता, चाहे बोला गया हो या नहीं। मिकामी खुद भी अपराध बोध में डूबा रहता। हर बार जब वह किसी खोए हुए बच्चे की फाइल पढ़ता तो उसे लगता शायद ये मेरी आयुमी है, शायद किसी मोड़ पर वह मुझे मिल जाएगी, लेकिन फिर हकीकत उसे कुचल देती। 6-4 केस के पुराने कागजों में कुछ ऐसी बातें थी जो समझ नहीं आती। फोन के कॉल रिकॉर्ड्स अधूरे थे, फिरौती के पैसों की डिलीवरी वाले हिस्से में विरोधाभास था, और उस समय जो अफसर इस केस में शामिल थे वे आज भी इस पर खुलकर बात करने से बचते थे। मिकामी को शक होने लगा कि कहीं कोई कवर अप तो नहीं हुआ था। क्या पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ सबूत छिपा दिए? क्या असली अपराधी पकड़ा ही नहीं गया? उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगर ये सब सच है तो पुलिस का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा, और शायद इसी वजह से सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसी बीच खबर आती है कि पुलिस कमिश्नर खुद 6-4 केस की बरसी पर आने वाले हैं। उनका मकसद है पीड़ित परिवार से मिलकर ये दिखाना कि पुलिस अब भी केस को याद रखती है। ये काम भी मिकामी के सिर डाल दिया जाता है और कहा जाता है तुम्हें सब अरेंज करना होगा, मीडिया से भी तुम्हें ही निपटना होगा। लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब पीड़ित परिवार पुलिस से मिलने से इनकार कर देता है। वे कहते हैं जब हमारी बेटी जिंदा थी तब पुलिस ने हमारी मदद नहीं की, अब 14 साल बाद ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है। मिकामी के लिए ये एक और झटका था। कमिश्नर का दौरा फेल हुआ तो सारा गुस्सा उसी पर निकलेगा, लेकिन अंदर से वह जानता था उस पिता का दर्द जायज़ है। मिकामी का दिल कह रहा था सच सामने लाना चाहिए, लेकिन उसका सिस्टम कह रहा था चुप रहो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। हर बार जब वह रिकॉर्ड्स देखता उसे लगता जैसे कोई औरत या बच्चा उसकी आंखों के सामने खड़ा होकर पूछ रहा है क्यों छुपा रहे हो, क्यों नहीं बताते कि हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई। मिकामी की आंखों के सामने अब 2 केस खड़े थे। एक 6-4 जहां एक बच्ची की मौत हुई और पुलिस चुप रही, दूसरा उसकी अपनी बेटी आयुमी का गायब होना जहां वह खुद बेबस पिता है। दोनों केस आपस में मिलकर उसकी आत्मा को झकझोर रहे थे। अब बरसी का दिन नजदीक आ चुका था। पुलिस विभाग में घबराहट थी। पत्रकार लगातार फोन कर रहे थे, सवाल दाग रहे थे, और हर कोई पूछ रहा था क्या पुलिस आखिरकार 6-4 केस पर सच बताएगी। मिकामी का दिल धड़क रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि पुलिस हेडक्वार्टर किसी बड़े सच को छुपा रहा है, लेकिन कितना बड़ा सच और क्यों। एक रात जब सब ऑफिस से जा चुके थे, मिकामी अकेले फाइलों में कुछ ढूंढने लगा। उसने 6-4 केस की डायरी उठाई, हर पेज ध्यान से पढ़ा, और तभी उसकी नज़र एक छोटे से नोट पर पड़ी। उस नोट में लिखा था कॉल रिसीव की गई थी लेकिन इसे आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज न किया जाए। मिकामी के हाथ कांप गए। इसका मतलब था कि अपहरणकर्ताओं ने एक और कॉल की थी जो पुलिस ने जानबूझकर छुपा लिया। क्यों? क्या उस कॉल में ऐसा कुछ था जो पुलिस की नाकामी साबित करता? मिकामी ने उस समय के एक रिटायर्ड अफसर से मिलने की कोशिश की जो 6-4 केस का हिस्सा था। पहले तो वो अफसर बात करने से मना करता रहा,
लेकिन जब मिकामी ने उसे सीधे सीधे कहा, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं सबके सामने ये मामला उठा दूंगा, तब वह बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, हमें पता था कि फिरौती का एक्सचेंज सही तरीके से हो सकता है, लेकिन ऊपर से आदेश आया, प्लान बदल दो, अपराधी को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे की जान बाद में देखी जाएगी। मिकामी का दिल बैठ गया। इसका मतलब पुलिस ने बच्चे की जान से ज़्यादा अपनी जीत की इमेज को अहमियत दी और इसी वजह से वह मासूम लड़की मारी गई। उस रात घर लौटकर उसने मिनाको को देखा। वह खामोश बैठी थी, आयुमी की तस्वीर को निहार रही थी। मिकामी के दिल में तूफान उठ गया। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी के साथ भी पुलिस ने यही किया होता, अगर किसी ने उसके केस को दबा दिया होता, तो वो क्या करता। उसने तय कर लिया, वह सच का साथ देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बरसी का दिन आया। कमिश्नर को पीड़ित परिवार से मिलने ले जाया गया, लेकिन परिवार ने मिलने से साफ मना कर दिया। पूरा माहौल तनाव से भर गया। मीडिया बाहर खड़ी थी, पुलिस अफसर बुरी तरह पसीने में थे। मिकामी ने हिम्मत जुटाई और कमिश्नर से कहा, अगर हम अब भी झूठ बोलते रहे तो हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, हमें सच बताना ही होगा। कमिश्नर गुस्से से लाल हो गए और बोले, तुम्हें अंदाजा भी है ये क्या मतलब होगा, ये पूरी इमारत गिर जाएगी। लेकिन मिकामी डटा रहा, अगर इमारत झूठ पर टिकी है तो गिरना ही बेहतर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पत्रकारों से भरा हॉल, सबकी निगाहें मिकामी पर थी। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, अपहरणकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण कॉल किया था। उस कॉल में उसने कहा था, अगर तुमने पैसे सही समय पर रखे तो बच्ची जिंदा मिलेगी। लेकिन पुलिस ने उस कॉल को दबा दिया और प्लान बदल दिया। उनकी कोशिश थी अपराधी को पकड़ना ताकि उनकी काबिलियत साबित हो। नतीजा, बच्ची मर गई और अपराधी बच निकला। यानी 6-4 केस सिर्फ एक नाकामी नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर किया गया अपराध था। पुलिस ने अपनी इज्जत के लिए एक बच्चे की बलि चढ़ा दी। ये सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर पत्रकारों ने सवालों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन अब फर्क ये था, मिकामी चुप नहीं था। उस रात जब वह घर लौटा, मिनाको ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही हल्की सी राहत थी। शायद उन्होंने पहली बार महसूस किया, मिकामी ने दूसरों की बेटी के लिए वही किया जो वह अपनी बेटी के लिए करता। आयुमी अब भी गायब थी। उनकी जिंदगी का घाव अब भी भरा नहीं था, लेकिन कम से कम सच की लड़ाई उन्होंने हारने नहीं दी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।